देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में किस तरह से F बराबर R/2 या R बराबर 2F सिद्ध किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरा से भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम इस जगह पर नहीं समझे, और आज के बाद आराम से आप अच्छा से इस प्रश्न का उत्तर दे भी दीजिएगा। आपको पता होगा यह फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, और इस प्रश्न को कई बार 6 नंबर का पूछा गया है, और फिजिक्स में 5 नंबरा नहीं बल्कि 6 नंबरा पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख करके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जरूर सीख ले बढ़िया से। तो अब ध्यान दीजिए, हम अब आपको बारीकी से समझाते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2, यह तो आपको दिया हुआ रहेगा F बराबर R/2, क्या दिया रहेगा F बराबर R/2, या फिर हो सकता है R बराबर 2F कहा जाए सिद्ध करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। F बराबर R/2 रहे या R बराबर 2F रहे, दोनों एक साथ आसानी से अभी सिद्ध करने के लिए आपको हम बता देंगे, सिखा देंगे। तो सिद्ध करना था कि दर्पण में, अवतल दर्पण में आपको पता होगा जिस दर्पण का उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो और धंसा हुआ भाग परावर्तक हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए, वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो, उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो और धंसा हुआ भाग परावर्तक हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। एक मुख्य अक्ष ले लेना है। कौन सा अक्ष लेना है? मुख्य अक्ष, या माना कि मुख्य अक्ष है, या क्या है मुख्य अक्ष, और इसका आप नाम दे दीजिएगा। हाँ, और एक बात, इस दर्पण का नाम जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। एम एन, या मान के चलिए कि अवतल दर्पण है, आपको लिखना भी है। मानो कि एम एन एक अवतल दर्पण है, मानो कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, और आपको पता होगा दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीच वाला बिंदु या बीच वाला भाग को ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से सूचित करते हैं। किसे? P से। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। बोले, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसे हम सूचित करते हैं किसे? P से। बीच में वक्रता केंद्र ले लीजिएगा, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। P और C के बीच होता है फोकस। P और C के बीच कौन होता है? फोकस। अब इसमें याद रखिएगा वह यह, और शायद आपको याद होगा भी, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, इसको जब भी खींचेगा सीधा खींचेगा, एकदम सीधा, हो सकता है हमसे हल्का हल्का टेढ़ा हो जाए, आप स्केल के माध्यम से अच्छा खींचेगा। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। कैसे? सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, और किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब डाल देना है। अभिलंब के बारे में आपको पता होगा, किसी सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है? आपको ये लिखना है, जो आप वहां पर दर्शाए वही चीज लिखने का प्रयास कीजिएगा, अलग से कुछ भी नहीं। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, क्या लिखिएगा? माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, और जिसका ध्रुव क्या है? P है, जिसका ध्रुव P है। फिर लिखिएगा मो ई, इस किरण का नाम दे देते हैं ए बी। इस किरण का नाम क्या देते हैं? ए बी। फिर लिखिएगा ए बी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। क्या लिखिएगा? ए बी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। फिर कहिएगा, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अब कहिएगा ये क्या क्या बोल दिए, तो सुनिए। सबसे पहले लिखना है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, राइट ना, जिसका ध्रुव P है। फिर कहिएगा ए बी आपतित किरण है, किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित, किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो कहिएगा ए बी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है। फिर कहिएगा, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती। बस इतना सही लेक्चर लिखिएगा, आसानी से फिर उधर आगे बन जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखना है, माना कि
दर्पण का नाम बोले तो एम एन। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, कॉमा देकर, जिसका ध्रुव, बोले क्या है ध्रुव, P, जिसका ध्रुव P है। फिर क्या कहिएगा, ए बी एक आपतित किरण है जो किसके समांतर है, समांतर जानते हैं ना आप, जैसे देखिएगा रेल की पटरी यदि सीधी हो तो एक दूसरा पटरी एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक उसी तरह से आप देखिएगा रोड के किनारे किनारे जो व्हाइट लाइन होता है वह यदि रोड सीधा है तो एकदम सीधे नजर आएगा, उसी तरह से एक दूसरे की जब सीधा में हो तो उसे कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं, समांतर। कहना माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। फिर कहिएगा ए बी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ए बी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। इतना सा लिखने के बाद आप थोड़ा विचार कीजिएगा, वह यह कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण परावर्तन के बाद बोले कहां से होकर गुजरती है, तो कहिएगा फोकस से। कहां से, फोकस से। यही बतिया आपको लिखना है। कहिएगा हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। लिख दीजिए। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, फोकस से। फोकस से होकर गुजरती हैं। इतना बात लिख देने के बाद फिर उस इमेज को देखिएगा। हालांकि थोड़ा सा आपको अच्छा समझाने के लिए हम हल्का सा अगला पेज में जाते हैं, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए क्या लिखना है। सबसे पहले माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। अब कहेगा मानेंगे काहे, देखिए आपको जब जब साबित करना हो, सिद्ध करना हो तो ये मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। आप कहिएगा क्यों, खुद से सोचिए। आप किसी चोर को पकड़े हैं और यह साबित करना है कि आप चोर हैं, तो पहले यह मान के चलना पड़ेगा कि मान लिए कि यह चोर है, या फिर यह मानना पड़ेगा कि यह चोर नहीं है। उसके बाद जब आगे गुजरिएगा, आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा रियल में है या नहीं है। तो आपको लिखना है माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। उसके बाद ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक क्या है, आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, फोकस से। अब इसी को आगे लेकर के चलिएगा। अगला ही पेज में आ जाते हैं।
फिर से एक बार आपको समझाते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस दर्पण का बाहरी सतह पेंट किया गया हो, जिस दर्पण का बाहरी सतह पेंट किया गया हो, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। दर्पण का नाम क्या दिए थे? एम और एन। अब बताइए तो दर्पण के बीच वाला बिंदु यानी कि मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। एक मुंह का अक्षर जो दीजिएगा वह ध्रुव से होकर के टच होते हुए, लेकिन सीधा होना चाहिए। हो सकता है मेरा हल्का फुल्का टेढ़ा होगा। इसके बीच दे दीजिए वक्रता केंद्र, पी और सी के बीच में देना है एफ यानी कि फोकस। अब क्या बताए थे? ए बी एक आपतित किरण है जो मुख अक्ष के समांतर है। ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है जो मुख अक्ष के समांतर है। और याद रखिएगा किसी सतह पर आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। बोलिए, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से। कहां से? फोकस से। इसके बाद आपको डालना है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या? अभिलंब। किसी सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। यही तो उधर बताए थे, देख लीजिए। इसी तरह से बनाए थे जो कि यहां पर अभी बनाने का प्रयास किए। अच्छा, यह सोचिएगा और बताइएगा, आप तो प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े होंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो उसी तरह से आपको यहां पर चलना है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। यदि सिद्ध करना है तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। पर पहला सबको नहीं चलना है, दूसरा से चलना है। दूसरा क्या? हालांकि पहला दूसरा पहला कोनो भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरा नियम है आपकी किताब में आपतन कोण। आपतन कोण अब बराबर होता है परावर्तन कोण। बोले थोड़ा सा, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण यह है और यह क्या है? परावर्तन कोण है। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। अब खुद से सोचिए, आपतन कोण बराबर जो परावर्तन कोण लिखेंगे कैसे? इस कोण का नाम है ए बी, अभिलंब के बीच ना, पता है ना आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तित कोण किसे, सॉरी, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं जी? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देख लेते हैं आपतन कोण का मान कैसे लिखेंगे। आपतन कोण आपका शुरू होता है ए से जाना है बी, अब बी से आ जाना है सी के पास, तब ना ए से चलिएगा इसे बी, बी से सी के पास, तब नहीं बोला घर घेराएगा। तो यह बनेगा आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। फिर से देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। जबकि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यह हुआ परावर्तित किरण और यह हुआ अभिलंब, यह हुआ अभिलंब, यह हुआ परावर्तित किरण। तो याद रखिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। ये जो भुकभक कर रहा है यही क्या है आपका? परावर्तन कोण। तो आप पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। इतना यदि लिख दिए तो आपका एगो समीकरण आ जाएगा। तो आपको लिखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। यह नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। अभी समझाए थे आपतन कोण। कोण को ऐसे लिखना है, कुछ लोग ऐसे तय, गलत है। यह बेस एकदम सीधा होना चाहिए इस पर, जैसे यहां पर तय, बेस एकदम सीधा और मुख्य तिरछा, तब होगा आपका कोण। तो
आपतन कोण का नाम आप बताइए। आपतन कोण का नाम है ABC। क्या है? ABC। अब बराबरे होगा कोण CBF, परावर्तन कोण CBF। यह समीकरण 1 हुआ, यह समीकरण 1। अब इसी जगह पर देखिएगा और आप देख करके बताइएगा, शायद आप हो सकता है कभी पढ़े होंगे एक अंतर कोण के बारे में। जब इस तरह से जेड नुमा संरचना बनाइएगा ना, इसमें यदि 50 कोण कोई कहता है कि है तो इसका बताइए कितना होगा, यह भी 50 कोण डिग्री का कोण होगा। यदि इसमें 60 डिग्री का कोण बना है तो यहां भी कितना बनेगा? 60 का बनेगा। एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। शायद आप इस तरह से भी कभी न कभी बनाए होंगे सवाल। इस तरह से लकीर खींच दिया गया और ऐसे नीचे का बराबर हो जाएगा नीचे का, यह एकांतर कोण होने के कारण से। ऊपर का बराबर होगा ऊपर का, यह किसके कारण? एकांतर कोण होने के कारण। कौन सा कोण होने का कारण? एकांतर कोण होने का कारण से। अब खुद से सोचिएगा आप, यहां से चलना शुरू किए इस तरह से और जेड बनाना है, यहां पर आए फिर इधर आगे। सोचिए जब जेड नुमा संरचना बनाए, एक बार फिर से बनाते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। यहां से ऐसे आए, फिर इस तरह से आए, फिर ऐसे आए। जब जेड नुमा संरचना बनाएंगे तो एक कोण कौन सा आ जाएगा? बी, और एक कोण आ जाएगा सी। आप बी को क्या बोलेगा? बी को कहिएगा ए बी सी। क्या बोलेगा? ए बी सी। अब फिर सी को क्या बोलेगा? बी सी एफ, है ना? ऐसे पी भी कह सकते हैं, लेकिन यही एफ है तो काहे आगे बढ़िएगा। इस कोण का नाम क्या है? बी सी एफ। तो आपको लिखना है एकांतर कोण होने के कारण कोण बी बराबर कोण सी। एकांतर कोण होने के कारण कोण बी बराबर कोण सी। एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण क्या दीजिएगा? एकांतर कोण होने के कारण। अब एकांतर कोण होने के कारण आपको करना है ए बी बराबर सी ना, तो बी को हम क्या बोलेंगे? बी को क्या बोलेंगे? फिर से देखिए, बी को हम क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे, बी को ए बी सी। जिसके बारे में कहना है उसको बीच में रखिएगा। कहां रखिएगा? बीच में। तो कोण बी को दर्शाना है तो कहना है कोण ए बी सी। कोण ए बी सी अब बराबर कोण बी सी एफ। कोण बी सी एफ, यह हो गया समीकरण 2। अब खुद से सोचिए, यदि लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो, यदि लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो तो राइट राइट भी आपका क्या होगा? बराबर होगा। किस देखिए, यदि लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो तो राइट राइट आपका क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखना है? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से यदि लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट क्या होगा? बराबर होगा। सोचिए 5 किलो टमाटर नापे, अब 5 किलो आलू नापे, 5-5 किलो दोनों हो गया। अब दोनों एक तरफ आलू को रखेंगे, एक तरफ टमाटर को, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों 5-5 किलो ही नापे हैं। उसी तरह से यहाँ पर है ए बी सी बराबर या, और यहाँ पर भी ए बी सी बराबर या। बस अंतर है कि दोनों आपस में भले मैच नहीं कर रहा हो, लेकिन दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी क्या होगा? बराबर होगा। लिखिएगा कोण सी बी एफ अब बराबर है कोण बी सी एफ। अब देखिएगा यहां कौन सा खेल खेला गया।
या कौन सा घटना घटा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं। कोण एक्स वाई जेड बराबर यदि कोई कह दे 60 डिग्री है तो बताइए ए का मान है कि सॉरी एक्स का मान है कि वाई का कि जेड का, इस तरह से कोई पूछे तो ये नहीं कहिएगा तीनों का या एक ठो एक्स का या जेड का। जो बीच में रहता है ना उसका मान होता है, जो बीच में रहता है वाई है, वाई का मान ही 60 केवल है, क्या कि हम कौन है त्रिभुज ना है। फिर देखिए कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री कोई बताया है तो ये किसका मान होगा, बी का होगा, क्योंकि ये कोण को दर्शा रहा है। कोण तो 3 होता है त्रिभुज में, यदि इस तरह से रहता तो मान लेते हैं कि तीनों कोणों का मान 40 है, लेकिन इस तरह से था नहीं, केवल कोण था, तो ये किसका मान हुआ, बी का। ठीक उसी तरह से आप देखिए और बताइए कोण बी बराबर क्या बोला है, कोण सी। कोण बी बराबर कोण सी, चलिए ऊपर कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी। हाँ, और बी भी देखिए ना किस तरह से लिया है, थोड़ा गौर से समझने का प्रयास कीजिए। अब बी को ठीक से देखिएगा तो यहां कहा है सी बी एफ लीजिए, सी ले लिए, बी ले लिए, एफ ये बोला हुआ। फिर से देखिए सी बी एफ ये वाला कौन लिया गया। अब फिर यहां पर कहा है कौन बी सी एफ, बी सी एफ ये वाला ना, एगो त्रिभुज बना जी, त्रिभुज बन गया। अब ये भी बता दिया गया कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। पता है जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको लिखना है बी सी एफ एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या आपको लिखना है, थोड़ा इधर बनाते हैं, आपको लिखना है चूंकि मैं दो ठो ऊपर एगो नीचे, चूंकि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा कोण बराबर है, कोण बी बराबर कोण सी। यदि कोण दो ठो बराबर हो तो दो ठो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। कौन कौन सा, जितना बड़का है सी एफ उतने बड़का होगा बी एफ। ऊपर वाला देखिए ना कितना लंबा है, यहां से लेकर के वहां चला गया। इसलिए आपको लिखना है यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा तो बराबर होगा। कौन कौन सा, सी एफ बराबर बी एफ। आपको लिखना है सी एफ बराबर बी एफ। और एक बतिया आपको याद रखना है, बोलिएगा क्या, तो यही कहिएगा यदि बी पी के बहुत निकट हो, कहिएगा इस सब कहना की जरूरी है। तो शायद आप पढ़े होंगे वृत्त में क्या, तो देखिए यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm है, कितना 7 cm है, ऊपर भी जाएंगे कितना 7 cm, इधर भी आएंगे 7 cm, इधर भी आएंगे कितना 7, चारों तरफ न जाइए, हर एक तरफ होगा 7 cm। उसी तरह से ऐसा मान लेते हैं कि अब वृत्त के तरह से त्रिज्या के रूप में है, हालांकि वक्रता के अंदर यहाँ पर ये त्रिज्या दर्शाता है, लेकिन ऐसा मान के चलिए। और जब यहाँ से राउंड लगाएगा ना, चक्कर लगाएगा, गोल गोल घूमेगा, तो फिर बराबर ना होगा जी। इसलिए आपको कहना है यदि बी पी के बहुत निकट हो, पी के बहुत निकट हो। और पता है लोग, यदि आपका कोई दोस्त है, आगे जब बढ़िएगा या देखिएगा किसी का कोई दोस्त है निशाखोर है, तो वह पिएगा तो फिर आपके पास आएगा, और जखने हाउस में रहेगा उखने एक बार लेक्चर नहीं देगा या कुछ भी नहीं बोलेगा। तो आपको पी के पास बुला देना, किसको, बी के पास, बी को, यानी कि पीना है तो बोतल के पास जाना पड़ेगा।
पीना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? बोतल के पास। तो आपको लिखना है यदि पी या बी ही कहिए, यदि बी पी के बहुत निकट हो। क्या लिखना है? यदि बी कॉमा दे करके पी के बहुत निकट हो। यदि बहुत निकट होगा, बहुत निकट होगा तो पता है क्या होगा? वह यह कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कैसे? बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। और पता है पी से लेकर सी तक को, पी से लेकर सी तक को आप कह सकते हैं। देखिएगा क्या कह सकते हैं। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का कीमत 10 रुपया है। कितना है? 10। आधा आधी में काटे हैं तो क्या कहिएगा? 5। यदि वहां से यहां आइएगा तो 10 और छोटका छोटका 5। उसी तरह से कहना है पी सी को हम कहेंगे, पी सी को कहेंगे तोड़ तोड़ करके सी एफ जोड़ एफ पी, सी एफ जोड़ एफ पी कहिएगा। ये कैसे? खुद से सोचिए। आपको ए से बी के पास जाना था, बी से सी के पास। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या? बी से कहां? सी के पास। और यदि सॉरी ए से कहां? सी के पास। और डायरेक्ट ए सी बराबर पूछे तो क्या कहिएगा? बी सी को जोड़िए, सॉरी ए बी को जोड़िए। एकरे में जोड़ देना क्या करा? बी सी को। कहने का तात्पर्य आप कहां गए? तो अपने घर से से कोई क्षेत्र ले लीजिए, वहां पर गए। एक ही बार यदि बीच में न उतरे तो डायरेक्ट वहां पर उतरिएगा, नहीं फिर यहां से जाइए बी के पास, बी से फिर सी के पास। अपने घर से जाइए बस स्टेशन, बस स्टेशन से फिर कारखाना, ऐसे ही कुछ मान लीजिए। तो ठीक उसी तरह से आपको यहां पर लेके चलना है और मान के बनाना है कि यह मान के बनाना है कि सी पी बराबर क्या होगा? सी एफ जोड़ एफ पी। बोले तो सी से लेकर पी तक को, सी से लेकर पी तक को, सी से लेकर पी तक को हम क्या बोलेंगे? सी एफ जोड़ पी एफ पी, सी एफ जोड़ एफ पी कहिए या पी एफ, सॉरी जोड़ना है जी, जोड़ पी एफ। अब जल्दी जल्दी बताइएगा। अब आपका बन चुका है। सी पी है तो सी पी दीजिए। देखिए कहीं न कहीं लिखे होंगे सी एफ, सी एफ, सी एफ बराबर क्या है? सी एफ बराबर बी एफ। ध्यान दीजिए तार कहां से कहां जुट रहा है। सी एफ बराबर बी एफ। अब बी एफ बराबर है पी एफ। फिर से सुने, सोहन बराबर मोहन, मोहन बराबर श्याम। तो सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह से सी एफ का मान लिखना है। सी एफ कहता है कि हम बी एफ के बराबर है, बी एफ तुरंत कह देता है हम पी एफ के बराबर है। तो डायरेक्ट लिख लीजिए पी एफ। काहे कि आगे भी पी एफ ही है। अब सी पी बराबर पी एफ जोड़ पी एफ कितना? 2 पी एफ। अब खुद से सोचिए सी पी आखिर है आपका क्या? कहिएगा सर सी से लेकर पी तक को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुनिए क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। 2 है तो 2 गुना पी से लेकर एफ तक को, पी से लेकर एफ तक को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी कि एफ तो हो गया आर बराबर 2f। यदि यही कहे सिद्ध करने के लिए तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा
नहीं तो एफ बराबर यदि r/2 कहें तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाइएगा। यदि r बराबर 2f हुआ तो 2f बराबर क्या होगा, r होगा, इसलिए f बराबर r/2 हो गया प्रूव्ड। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।